प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9वीं का इतिहास का दूसरा अध्याय यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति उसका पॉइंट नंबर 3 पढ़ रहे हैं। आइए शुरू करें। पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत ख़राब थी। अभी आपने पीछे पढ़ा था कि पहले इसका नाम सेंट पीटर्सबर्ग था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर पेट्रोग्राद कर दिया गया था। ऐसा लगता था मानो जनता में मौजूद भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई थी। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी, ये ध्यान रखना आपने, नदी का नाम है नेवा नदी के दाएं तट पर थे। इसका मतलब है नेवा नदी के दाएं तट पर मजदूरों के क्वार्टर थे और कारखाने थे। बाएं किनारे पर, नेवा नदी के बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थीं। तो बाएं तट पर अमीर लोगों के, राजा लोगों के मकान थे और दाएं तट पर देखें तो मजदूरों के क्वार्टर थे और कारखाने थे। जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी, जो रूसी संसद है, जहां उसको ड्यूमा बोला गया है, बैठक होती थी, वह भी इसी तरफ था। फरवरी में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई। उस साल ठंड भी कुछ ज़्यादा पड़ी थी, भीषण कोहरा और बर्फबारी भी हुई थी। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए वह जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे थे। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई, मीन्स फैक्ट्री को ताला लगा दिया गया। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थीं। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को जो मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेवस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई। इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक प्रदर्शनकारी तितर-बितर हो गए, लेकिन 24 और 25 तारीख को फिर इकट्ठा होने लगे। सरकार ने उन पर नज़र रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिस को तैनात कर दिया। रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिज्ञ बयान देने लगे और 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि दाएं तट पर मजदूर थे और बाएं तट पर राजा लोग और अमीर लोगों के मकान थे। 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया। रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया, लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। ये आप देख रहे हैं ड्यूमा में पेट्रोग्राद सोवियत की बैठक है, फरवरी 1917 की है। नए शब्दों में देख लेते हैं हम। सोवियत रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन को बोलते थे सोवियत। कहता है घुड़सवारों ने इनकार कर दिया। गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही एक अफसर पर गोली चला दी। 3 दूसरी रेजिमेंटों ने भी बगावत कर दी और हड़ताली मजदूरों के साथ आ मिले। उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। अगले दिन एक प्रतिनिधि मंडल जार से मिलने गया। सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दें। उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली। तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए और उसका चुनाव सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर किया जाए। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में था। बॉक्स में आप देख सकते हैं, बॉक्स 1 में फरवरी क्रांति में महिलाएं, पीछे हमने पढ़ा था कि ज़्यादातर हड़तालों का नेतृत्व महिलाएं कर रही थी। महिला कामगार अक्सर अपने पुरुष सहकर्मियों को प्रेरित करती रहती थी। लॉरेंज टेलीफोन फैक्ट्री में
मार्फा वासिलेवा ने लगभग अकेले ही एक सफल हड़ताल को अंजाम दिया था। उसी दिन सुबह को महिला दिवस समारोह के मौके पर महिला कामगारों ने पुरुष कामगारों को लाल पट्टियां बांधी थी। इसके बाद मिलिंग मशीन ऑपरेटर का काम करने वाली मार्फा वासिलेवा ने काम रोक दिया और आनफानन हड़ताल का आह्वान कर डाला। काम पर मौजूद मजदूर उसके समर्थन को पहले ही तैयार थे। फोरमैन ने, जो उनके ऊपर होता मजदूरों के ऊपर, फोरमैन ने इस बारे में प्रबंधकों को सूचित कर दिया, मैनेजरों को सूचित कर दिया और उसके लिए पाव रोटी भिजवाई। उसने पाव रोटी तो ले ली, लेकिन काम पर लौटने से इनकार कर दिया। जब प्रशासक ने उससे पूछा कि वह काम क्यों नहीं करना चाहती, तो उसने पलटकर जवाब दिया, जब बाकी सारे भूखे हों तो मैं अकेले पेट भरने की सोच नहीं सकती। मार्फा के समर्थन में फैक्ट्री के दूसरे विभाग में काम करने वाली महिलाएं भी इकट्ठी हो गई और धीरे धीरे बाकी सारी औरतों ने भी काम रोक दिया। जल्दी ही पुरुषों ने भी औजार जमीन पर डाल दिए और पूरा ग्रुप सड़क पर निकल आया। ये चाई चैटर्जी सेलिब्रेटिंग वीमेन 2002 से लिया गया उदाहरण है। फरवरी के बाद अंतरिम सरकार में सैनिक, अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे। ये सभी उनमें उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे। जनसभा करने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदी हटा ली गई। हालांकि निर्वाचन का जो तरीका था वो सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियतें बना ली गई। अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के जो निर्वासित नेता थे व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। इन 3 मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि अब अपने रेडिकल उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। बोल्शेविक पार्टी के ज़्यादातर लोगों को अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफ़ी हैरानी हुई। उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया है, इसलिए फिलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए। लेकिन अगले कुछ महीनों की घटनाओं ने उनकी सोच बदल दी। गर्मियों में मजदूर आंदोलन और फैल गया। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां बनाई गई। इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के मालिकों के तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे। ट्रेड यूनियनों की तादाद बढ़ने लगी। सेना में सिपाहियों की समितियां बनने लगी। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे। जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमजोर होने लगी और बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा, सरकार असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी। सरकार ने फैक्ट्रियां चलाने की मजदूरों द्वारा की जा रही कोशिशों को रोकना और मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शनों का एक भारी दमन किया गया। बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को छिपना या भागना पड़ा। गांव में किसान और उनके जो समाजवादी क्रांतिकारी नेता थे भूमि पुनर्वितरण के लिए दबाव डालने लगे। इस काम के लिए भूमि समितियां बना दी गई। सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया था। यह आप देख सकते हैं चित्र 9 अप्रैल 1917 में मजदूरों को संबोधित करते हुए लेनिन की एक बोल्शेविक छवि है। बोल्शेविक जिसकी संख्या ज़्यादा हो। ये जुलाई के दिन है। चित्र नंबर 10 में आप देख सकते हैं 17 जुलाई 1917 को बोल्शेविक समर्थक प्रदर्शनकारियों पर सेना द्वारा गोलीबारी का ये दृश्य है। 3.2 में देखते हैं अभी हम अक्टूबर 1917 की क्रांति। जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया, लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी। सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। सेना और फैक्ट्री सोवियतों में मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा किया गया। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। सत्ता पर कब्जे के लिए लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना को किस दिन लागू किया जाएगा। अब साइड में हम देख लेते हैं रूसी क्रांति की तारीख कैसे तय हो रही है। तो कहते हैं कि रूस में 1 फरवरी 1918 तक
जूलियन कैलेंडर का अनुसरण किया जाता था। ये रूस का कैलेंडर था, जूलियन कैलेंडर। इसके बाद रूसी सरकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया, जिसका अब सब जगह इस्तेमाल किया जाता है, जो वर्तमान में यूज किया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। इसका मतलब है कि हमारे कैलेंडर के हिसाब से फरवरी क्रांति 12 मार्च को हुई और अक्टूबर क्रांति 7 नवंबर को संपन्न हुई, इसलिए इसे फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति, हालांकि उनकी घटने की तिथि अलग अलग है। फरवरी क्रांति 12 मार्च को संपन्न हुई थी वर्तमान के कैलेंडर के हिसाब से, और अक्टूबर क्रांति वर्तमान के 7 नवंबर को संपन्न हुई थी। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दे रखी, ये भी देख लीजिए आप। 1850 से 1880 का दे रखे हैं, रूस में समाजवाद पर बहस होती है। 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना होती है 1898 में। 1905 में हमने पीछे पढ़ा था अभी खूनी रविवार की घटना और 1905 की क्रांति। 1917 में 2 मार्च को हुआ जार द्वारा पद का त्याग किया गया। 24 अक्टूबर को पेट्रोग्राद में बोल्शेविक विद्रोह हुआ। 1918 से 1920 ये रूस में गृह युद्ध का समय है। 1919 में कॉमिंटर्न का गठन किया गया है और 1929 में सामूहिकीकरण की खेती की शुरुआत की गई है। तो आगे हम देखते हैं कि 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। संकट की आशंका को देखते हुए जो प्रधानमंत्री केरेंस्की थे, सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करके शहर से बाहर चले गए। तड़के ही सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर घेरा डाल दिया। टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया। पलक झपकते ही क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को आदेश दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लें और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लें। उसी दिन अरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते, जो नेवा नदी थी, के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों पर अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था। मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें बहुमत ने बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया। अन्य शहरों में बगावतें होने लगी। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई और ख़ास तौर से मॉस्को में, लेकिन दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। ये नए शब्दों में दे रखा है यहाँ, आप देखिए। कॉमिंटर्न कम्युनिस्ट पार्टियों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यह शब्द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, कम्युनिस्ट से COM और इंटरनेशनल से इंटर्न, ये शब्द लिया गया तो बन गया कॉमिंटर्न का संक्षिप्त रूप है। चित्र 11 देख सकते हैं आप। पेट्रोग्राद में लेनिन बाएं और ट्रॉट्स्की दाएं मजदूरों के साथ बैठे हुए हैं। ये आप इस गोल सर्कल के अंदर देख सकते हैं। ये इधर रहा ये। धन्यवाद।